हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्नीता। आज हम डिस्कशन करेंगे फोटोसिंथेसिस सीरीज के जो पार्ट 5 वीडियो है, जिसमें हम डार्क रिएक्शन के C4 साइकिल के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी डार्क रिएक्शन के हमने साइकिल C3 साइकिल कंप्लीट कर ली। अब हम करेंगे C4 साइकिल, जिसको ये भी कहते हैं हास्याक कर्स्चैक साइकिल, HSK साइकिल ये भी बोलते हैं, और C4 डी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। इसे क्यों इस तरह से कहा जाता है, इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। ये पार्ट 5 की वीडियो है। अगर आपको लाइट रिएक्शन के बारे में जानना है और डार्क रिएक्शन के C3 साइकिल के बारे में जानना है और बाकी फोटोसिंथेसिस के जितने सारे वीडियोस में बना चुकी हूँ इसके बारे में जानना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो एक तरीका है, और एक तरीका है आप मेरे वीडियो में जाकर, चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में एग्रीकल्चर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के सीरीज के हर एक वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसे C4 पाथवे क्यों कहा जाता है? जैसे कि हमने C3 पाथवे जब पढ़े थे, C3 साइकिल, गैल्विन साइकिल पढ़े थे, वहाँ पे क्यों हुआ था C3 साइकिल? क्योंकि उसका फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक C3 कंपाउंड हुआ था, पीजीए। तो इसका उसी तरह से C4 पाथवे में एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है, फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो निकलता है वो होता है एक 4 कार्बन कंपाउंड, जो कि है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, हमारा C3 साइकिल में फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या निकला था? पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंड यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बिलोंग करती है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये दो मॉलिक्यूल निकलती है, एक साइकिल में दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड निकलती है। इसी वजह से इसको कहा जाता है C4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। समझ में आ गया क्यों C4 पाथवे बोला जाता है? जो प्लांट में इस तरह की साइकिल होती है, इसको बोला जाता है C4 प्लांट। हो गया सब कुछ कंप्लीट। तो ये जो C4 प्लांट है, इसमें फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होती है। हमने पढ़ा था जब C3 केल्विन साइकिल पढ़ा था, मैंने एक बात कही थी, आपको ध्यान मतलब याद करनी है वो चीज़ें, कि जो C3 साइकिल है, CO2 जब आके एटमॉस्फेयर से आके प्लांट सेल की आरयूबीपी से मिलता है, टकराता है, तो क्या होता है? आरयूबीपी एक ऐसी चीज है, एक रूबिस्को एक ऐसी चीज है, ऐसी एंजाइम है जो कि आरयूबीपी में कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है और एक ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होती है। ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे दोनों की दोनों चीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन कार्बोक्सिलेशन कब होती है? जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो। और ऑक्सीजनेशन के कब होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण थोड़ा कम हो और ऑक्सीजन वहाँ पे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है, उसी कंडीशन में। लेकिन C4 जो साइकिल है, वो नेचर ने इस तरह से इवॉल्व किया है, इस तरह से इवोल्यूशन बन के C4 पाथवे, C4 साइकिल बनी है कि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन मतलब ये जो जब O2 जाके यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है रिबुस्का के साथ मिलके, इसको ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। इसमें जितने सारे एनर्जी प्रोड्यूस हुए हैं लाइट रिएक्शन में, वो सब खर्च हो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। जब कार्बोक्सिलेशन होती है तभी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी एनएडीपीएच प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजनेशन हुआ, उसको फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन हुआ, इसका मतलब एटीपी और एनएडीपीएच का ये नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, और ये खर्च हो जाएंगे इस प्रोसेस के दौरान। तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस हुआ ना। ठीक है, इसी वजह से नेचर को तो ये मंजूर नहीं होगा, एक वेस्टफुल चीज क्यों प्रोड्यूस करे नेचर? क्या चीजें हम अपने लाइफ में ऐसे कुछ भी नहीं करते, करने की सोचते भी नहीं जो कि वेस्ट हो। ठीक है, उसी तरह से नेचर भी यही नहीं चाहता, नहीं चाहेगा कि उसके हाथों से ऐसे कुछ क्रिएशन बने जो कि वेस्ट हो। ठीक है, बहुत मेहनत पर लगती है, बहुत ही मतलब दिमाग लगाना पड़ता है नेचर को चीज़ें क्रिएट करने में। इसी वजह से उन्होंने C4 प्लांट की इवोल्यूशन की, ताकि ये जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, इसको रोक लगा सके। इसी वजह से जो C4 प्लांट होते हैं वहाँ पे, एक मिनट में इसको इरेज कर दूँ थोड़ा। इसी वजह से C4 प्लांट जो बनी है, उस C4 प्लांट में हम फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया नहीं देखते। आगे चलकर हम कंप्लीटली देखेंगे किस तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है। ये जो पाथवे है, ये डिस्कवर किया था दो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट,
जिनका नाम है MDH एंड शियर स्लैग। इसकी वजह से इसको हैच एंड स्लैग साइकिल भी बोलते हैं, HSK साइकिल भी बोलते हैं। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मेज एंड शुगर केन के ऊपर किया था। मेज एंड शुगर केन को एक C4 प्लांट के हिसाब से माना जाता है। ये एक C4 प्लांट है। C4 प्लांट्स मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल स्पेसिस होते हैं। ट्रॉपिकल मतलब जो ये जो पृथ्वी है, ठीक है, बहुत अच्छे से गोल हो रहा है मेरी, देखिए ना, ये पृथ्वी, ये इसका ट्रॉपिकल रीजन है। इसके आसपास जो जगह है ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। टेम्परेट रीजन से C4 प्लांट्स बिलोंग नहीं करते, ठीक है। दे इंक्लूड कौन कौन सी स्पेसिस से, फैमिली से इंक्लूड होते हैं? पोएसी फैमिली, लाइक मेज, कॉर्न, sorghum, sugarcane, millets, barley एंड सम डाइकोट फैमिलीज जैसे कि अमरंथसी, चेनोपोडियासी, कॉम्पोजिट, यूफोर्बियासी एंड पोर्टुलियासी। इस तरह की कुछ डाइकोट फैमिली और मोनोकोट फैमिली से C4 प्लांट्स बिलोंग करते हैं। फिर पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया से C4 प्लांट्स क्यों बिलोंग करते हैं? ड्यू टू दिस जेरिक कंडीशन। जेरिक मतलब वाटर स्ट्रेस कंडीशन। यहाँ पे वाटर स्ट्रेस बहुत ही होता है। टेम्परेट रीजन में इतना वाटर स्ट्रेस कंडीशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे तो आइस होता है, इतना मतलब पानी पिघल कर ऊपर नहीं जाता एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जो होता है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे C4 प्लांट ज़्यादा दिखता है, क्योंकि C4 plants are better adapted in this condition due to their क्रांच एनाटोमी। एक एनाटोमी होती है लीव्स में, एक स्ट्रक्चर होती है लीव्स में जिसको क्रांच एनाटोमी बोला जाता है, और इसके बारे में हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे, टोटल डिस्कशन करूंगी डिटेल्स में क्या क्रांच एनाटोमी है। इस क्रांच टाइप एनाटोमी होने से C4 प्लांट्स को एक फायदा मिल जाता है कि ज़्यादा वाटर स्ट्रेस कंडीशन में उसका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, वो सर्वाइव कर लेते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि क्रांच एनाटोमी में ये जो साइकिल कंप्लीट होती है, C3 साइकिल में जो भी साइकिल कंप्लीट होती है वो मेसोफिल सेल में कंप्लीट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे C4 साइकिल में एक होता है मेसोफिल सेल और एक होता है बंडल शीथ सेल। ये बंडल शीथ सेल, मेसोफिल सेल, दोनों सेल में साइकिल कंप्लीट होती है। तो अगर एक सेल डिग्रेड कर लिया वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, तो एक दूसरा सेल भी तो है अंदर, उसमें काम चल जाएगा। तो इसी वजह से ये अडॉप्ट कर जाती है जेरी कंडीशन में, ये बंडल शीथ सेल के वजह से। तो आगे चलते हैं, जानते हैं क्या मैकेनिज्म इसका है होता है। पढ़ेंगे C4 प्लांट्स की एनाटोमी, किस तरह के C4 प्लांट्स नेचर ने बनाया है। यहाँ पे आप दो पिक्चर्स देख सकते हैं, एक लगा है C3 प्लांट के लिए और एक लगा है C4 प्लांट के लिए। यहाँ पे आप क्लोजली देखिए, C3 प्लांट और C4 प्लांट की जो बंडल शीथ सेल्स है, जो भास्कुलर प्लांट्स, भास्कुलर सेल है, भास्कुलर बंडल, मेसोफिल सेल, बंडल शीथ सेल, वो किस तरह से अरेंज हुए हैं। C4 प्लांट्स की एक पेकुलियर लीफ एनाटोमी होता है क्रांच एनाटोमी, जो हम पिछले स्लाइड में पढ़े। क्रांच एनाटोमी होता क्या है, देखिए इस फिगर को ध्यान से आप देखिए। इस तरह की क्रांच, क्रांच एक जर्मन टर्म है जिनको बोला जाता है रिंग और रेत और बॉर्डर। एक बॉर्डर की तरह, एक रिंग की तरह और एक रेत की तरह। देखिए यहाँ पे ये हो गया vascular बंडल, vascular टिश्यू जहाँ पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। इसके चारों तरफ बंडल शीथ सेल इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, एक रिंग पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक रिंग फ्लावर गर्लैंड्स जैसे होते हैं। कई 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 सेरेमनी क्रिमेशन ग्राउंड में आप देखे होंगे, जो होते हैं फ्लावर गार्लैंड्स एक तरफ एकदम गोल गोल बन के आते हैं। या फिर कभी कभी हम जो आर्मी लोग होते हैं उनको जो शहीद हो जाते हैं उनको दे देने के लिए भी आप लोगों ने देखे होंगे टीवी में जब न्यूज आता है, तो उस तरह की कुछ फ्लावर्स वगैरह इस तरह के रिंग स्ट्रक्चर में लाके उनके सिर पर रखा जाता है। तो उसी तरह से ये रिंग पैटर्न में होती है, जहाँ पे ये चारों तरफ बंडल से सेल पूरा एकदम टाइटली पैक्ड होती है, और उसके चारों तरफ के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ये भी एक रिंग पैटर्न में नजर आते हैं। तो इसी तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको बोला जाता है क्रांच एनाटोमी। ये एनाटोमी क्रांच की तरह दिखता है, ठीक है, जो कि ये सब चीजें लैक होती है C3 प्लांट्स में। हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इट लुक्स लाइक रिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियली अरेंज सेल्स ऑफ बंडल शीट्स अराउंड देयर भास्कुलर टिश्यू। ये जो चारों तरफ होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं एकदम रिंग पैटर्न में। और ये जो सेल्स होते हैं बंडल सेल, ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं और सिंगल लेयर्ड होते हैं, ये डबल लेयर्ड नहीं होते, ठीक है। नॉर्मली हमारे टिश्यू के चारों तरफ डबल लेयर्ड होते हैं,
कई कई टिश्यू ऐसे होते हैं जहाँ पे सिंगल लेड भी होते हैं, लेकिन ये बंडल सेल जो होते हैं वो सिंगल लेड होते हैं और सराउंडेड बाय लूजली पैक्ड लेयर्स ऑफ मेजोफिल सेल। ये मेजोफिल सेल जो होते हैं चारों तरफ ये लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो बंडल से सेल होते हैं ये थोड़ा C3 प्लांट के देखिए थोड़े छोटे छोटे होते हैं आज कंपेरिजन टू C4 प्लांट्स, ठीक है। इसमें थोड़ा बंडल से सेल लार्ज होते हैं और इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो थोड़ा भी लार्ज होते हैं आज कंपेयर टू मेजोफिल सेल, ठीक है। और ये थिक वॉल्ड एंड इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज। ये बंडल से सेल इस तरह से डिजाइन किया गया है नेचर के द्वारा कि इसके अंदर गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता। इतना थिक वॉल्ड बना दिया है नेचर ने उसको, सॉरी ये तो डबल लेयर मैंने बना दिया, सिंगल लेयर है, ठीक है। और ये इतना थिक वॉल्ड है इसका वॉल जो होता है कि इसके अंदर गैस एंटर नहीं कर सकता, मतलब गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता एक बंडल सी से एक बंडल सी या फिर एक बंडल सी सेल से एक मेजोफिल सेल में, ठीक है। और दिस लेयर लैक्स इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो एक दूसरे के साथ इस तरह से लगे हुए हैं इनके बीच कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, ठीक है। और ये जो मेजोफिल सेल और बंडल से सेल ये दोनों सेल के अंदर एक कनेक्शन होती है जो कि होती है प्लाज्मोडेस्माटा से, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होती है जिसको प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बोला जाता है। समझ में आ गया डिफरेंस? अगर आपको डिफरेंस पता चले कि डिफरेंस पूछा गया C3 प्लांट की बंडल से सेल और C4 प्लांट की बंडल से सेल में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हो। आगे चलिए जानते हैं और कुछ डिफरेंसेस देखेंगे कि जो बंडल सीड सेल एंड वन मिनट बंडल सीड सेल एंड मेजोफिल सेल में क्या डिफरेंस है। तो एक हो गया क्लोरोप्लास्ट इन C4 लीव्स आर डाइमॉर्फिक। C4 लीव्स में C4 प्लांट हो गया, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक होता है जो कि मेजोफिल सेल में दिखता है और एक होता है जो कि बंडल सेल में दिखता है, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये डाइमॉर्फिक होती है। डाइमॉर्फिक मतलब दो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप क्लोरोप्लास्ट दिखते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट जो कि मेजोफिल सेल में ऑब्जर्व होता है और एक क्लोरोप्लास्ट जो कि बंडल सेल में ऑब्जर्व होता है, ठीक है। मेजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट दिखता है वो स्मॉलर क्लोरोप्लास्ट है विथ वेल डेवलप्ड ग्राना एंड फ्यू स्टार्च ग्रेन्स। ये जो मेजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है मान के चलिए ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। मेजोफिल सेल में इसमें वेल डेवलप जैसे कि नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट में होता है वेल डेवलप्ड ग्राना होता है, स्ट्रोमा होता है, स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, उस तरह की ये वेल डेवलप्ड है। लेकिन बंडल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट दिखते हैं वो थोड़ा लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू मेजोफिल सेल, ठीक है। और विदाउट ग्राना ग्रानल होता है एंड लार्ज नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स बहुत सारे दिखते हैं और बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ग्राना नहीं दिखती। समझ में आ गया? ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रानल है। इस वर्ड को आप मार्क कर दीजिए और इसको बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जाता है बहुत बार और डिफरेंस में भी पूछा जाता है, इसको आप डिफरेंस में भी मेंशन कर सकते हो। ग्रानल है, इसी वजह से आप लोग की एक कॉमन सेंस हो सकता है कि यहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। और केल्विन साइकिल भी, सॉरी, लाइट रिएक्शन नहीं हो सकती, ग्रानर अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन कैसी होगी, ठीक है। बंडल से सेल क्लोरोप्लास्ट डिपेंड्स ऑन मेजोफिल क्लोरोप्लास्ट फॉर सप्लाई ऑफ रिड्यूसिंग पावर। इसका ये खुद काम नहीं कर सकती, इसको फंक्शन करने के लिए जो रिड्यूसिंग पावर जिसको हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन में जो कि है एटीपी एनएडीपीएच, ये सबको बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। ये रिड्यूस्ड करते हैं जाकर आगे जाकर, ठीक है। ये सब चीज़ों के लिए उसको मेजोफिल सेल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, ये खुद क्रिएट नहीं कर पाती। इट एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ CO2। हम जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसमें इसके अंदर जो CO2 प्रोड्यूस होती है, गैस हमने पढ़ा था गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है। इतना थिक वर्ल्ड होता है इसके अंदर से अगर CO2 गैस निकल गया या फिर प्रोडक्शन हो गया तो ये बाहर नहीं जा सकती। तो इसी वजह से इसके अंदर ना CO2 प्रोडक्शन होती है और अब वो CO2 प्रोडक्शन होके वो इसके अंदर केल्विन साइकिल कंप्लीट होती है जिसकी वजह से ये जो CO2 है ये बाहर नहीं निकल पाती और इसी वजह से इसको बोला जाता है ये एक स्टोर हाउस है CO2 का। हेंस रूबिस्को कुड नॉट टेक O2। इसका
आगे देखेंगे मैकेनिज्म में किस तरह से ये काम करता है, लेकिन आपको ऐसे ही याद रखना है कि इसके अंदर जो CO2 प्रोडक्शन होती है ये इसमें रूबीज को जो होती है केल्विन साइकिल बनाने के लिए यहाँ पे रूबीज को प्रेजेंट होती है बंडल सिल सेल में, जो कि ओनली CO2 को लेकर केल्विन साइकिल बनाती है और स्टार्च बनाती है। इसमें O2 इंटेक नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आ गया मेसोफिल सेल की मेसोफिल सेल की क्लोरोप्लास्ट और बंडल सिल सेल की क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे C4 प्लांट्स की क्लासिफिकेशन। C4 प्लांट्स में भी क्लासिफिकेशन होता है। तो कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मालिक एसिड और एस्पेरेटिक एसिड। यहाँ पे दो तरह की एसिड प्रोडक्शन होती है, एक होती है मालिक एसिड, एक होती है एस्पेरेटिक एसिड। ठीक है, बंडल सिल सेल में जब मेसोफिल सेल से साइकिल कंप्लीट होते हुए साइकिल प्रोसीडिंग करके बंडल सिल सेल तक जाती है, वहाँ पे ये दो एसिड डिपेंड ऑन द कुछ कंडीशन से ये कभी कभी मालिक एसिड बनकर जाती है इसके अंदर, या फिर एस्पेरेटिक एसिड बनकर इसके अंदर जाती है। ये सब 4C कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये सब एसिड जाती है, तो उसी हिसाब से इसको C4 प्लांट को डिवाइड किया गया है, जो कि मैलेट ट्रांसपोर्टर C4 प्लांट्स, जो मालिक एसिड यहाँ से प्रोडक्शन होके इसके अंदर जाती है, या फिर एस्पर्टेट ट्रांसपोर्टर C4 प्लांट्स, या फिर एस्पर्टिक एसिड बन के जाती है इसके अंदर। इसके और डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल्स में तो नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, हमें बस बेसिक जानना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ बेसिक जानना होता है क्या मैकेनिज्म काम करती है। तो चलिए मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। मैकेनिज्म जानने से पहले हम थोड़े बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, जैसे कि C4 पाथ 2 साइकिल के साथ कंप्लीट होती है। एक होती है C4 साइकिल, ठीक है, और एक होती है C3 साइकिल। 2 साइकिल इसमें होती है। ठीक है, एक साइकिल C4 साइकिल जो कि मेसोफिल सेल में होती है। ये जो C4 साइकिल होती है ये मेसोफिल सेल में ऑपरेट होती है, और उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है बंडल सिल सेल में, जहाँ पे C3 ये क्या हो गया बंडल सिल सेल में, जहाँ पे ये C3 साइकिल में ऑपरेट करती है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग इवेंट्स। ये जो C4 एंड C3 ये टोटल साइकिल कंप्लीट होने में थोड़ा फेजेस के साथ ये कंप्लीट होती है, जैसे कि कार्बोक्सिलेशन होती है, फिर रिडक्शन होती है, फिर रीजनरेशन ऑफ PP होती है। PP रीजनरेशन कब होती है, जब C3 साइकिल होती है। फिर डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यहाँ पे CO2 निकलता है, फिर रीफिक्सेशन ऑफ CO2 होता है, एंड फेट ऑफ पायरूवेट। ये किस तरह से होता है चलिए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से काम करता है। फर्स्ट जो फेज होता है उसको बोला जाता है कार्बोक्सिलेशन फेज। इस फेज में क्या होता है, देखिए एटमॉस्फेरिक CO2 डिफ्यूजेस टू मेसोफिल सेल्स भाया स्टोमाटा। हमारा ये हो गया क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल। ठीक है, ये हो गया मेसोफिल सेल। ठीक है, एटमॉस्फेरिक CO2 जो आता है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे स्टोमाटा प्रेजेंट होती है। एटमॉस्फेरिक CO2 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होती है ये वाटर के साथ डिजॉल्व होके एक कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो कार्बोनिक एसिड होती है, कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसके साथ जो एंजाइम काम करता है उसको बोलते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज। देखिए हमने पढ़ा था जो डार्क रिएक्शन होती है, ये डार्क रिएक्शन ऑलवेज एंजाइमेटिक रिएक्शन। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं, हर एक हर एक कंपाउंड प्रोड्यूस होने में एंजाइम की बहुत बड़ी रोल होती है। एंजाइमेटिक, इसी वजह से इसको बोला जाता है एंजाइमेटिक साइकिल या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे CO2 जब वाटर के साथ मिलती है तो इस टोमाटा के अंदर, तो ये क्या बन जाती है कार्बोनिक एसिड, और जो कार्बोनिक एसिड ये आयोनाइज्ड हो जाती है टू फॉर्म बायोकार्बोनेट आयन एंड H+ आयन। ये फिर से बायोकार्बोनेट अनायन एक अनायन होती है और एक कैटायन होती है। ठीक है, सॉरी एक कैटायन होती है और एक अनायन होती है, ये दोनों में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड प्लस माइनस होगी तो ही एनर्जी निकलेगी ना, आगे जाकर काम करेगी। अगर स्टेबल सब रह जाएंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो आगे काम कैसे होगी। तो हर एक काम के लिए, हर एक चीज के लिए एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए कार्बोनिक एसिड डिवाइड हो जाती है, एक कैटायन बन जाती है और एक अनायन बन जाती है। ठीक है,
और ये जो बायोकार्बोनेट आनायन होती है, ठीक है, H2CO3 माइनस होती है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेती है एक CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, एक CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो कि होता है PP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, C4 साइकिल में ये मेसोफिल सेल में अब चल रहा है काम। अभी तक बंडल स्थित सेल में कुछ भी नहीं हो रहा है, अब मेसोफिल सेल में स्टार्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पे एक कार्बनिक एसिड का जो आनायन है इसको एक्सेप्ट कर लेती है CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जिसको बोला जाता है PP कार्बोक्सिलेज, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पेप्को और पेपकेस। ठीक है, याद रख सकते हैं आप। ये होके ये फॉर्म करती है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि है एक 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है, फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल। याद हो गया आपको किस तरह से काम होता है? देखो, फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट, फॉस्फोफिनल PP, ठीक है, ये CO2 और H2O के साथ मिलके PP कार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ, जो कि ये CO2 को एक्सेप्ट करता है, ये मॉलिक्यूल निकलता है ऑक्जेलो एसीटेट और उसके साथ H3PO4। ये होता है एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, PP जो होता है फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट, ये एक 3C कंपाउंड है जो कि है C3 साइकिल की स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोसोल ऑफ मेसोफिल सेल। साइटोसोल मतलब इसके अंदर जो स्पेस होती है इसको बोला जाता है साइटोसोल। ये चीजें जो होती है ये होता है मेसोफिल सेल के अंदर, ये रिएक्शन। PP कार्बोक्सिलेज इज फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन RUBP कार्बोक्सिलेज, रूबिस्को। रूबिस्को से ज़्यादा फोटोसिंथेटिकली एफिशिएंट होता है PP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि RUBP कार्बोक्सिलेज जो होता है रूबिस्को, इसमें दो तरह की रिएक्शन होती है, एक कार्बोक्सिलेशन होती है, एक ऑक्सीजनेशन होती है। ठीक है, एक ऑक्सीजनेशन जो होती है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, वेस्टफुल रिएक्शन है, जिसको हमेशा मतलब नेचर जो होता है इसको अवॉइड करने को चाहता है। इसी वजह से इवोल्यूशन होके हमारा बना C4 साइकिल। इसी वजह से सी PP कार्बोक्सिलेज बना, क्योंकि ये जो PP कार्बोक्सिलेज है इसके अंदर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस नहीं होती। ये 100% CO2 को यूटिलाइज करके रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलेशन करता है, जिसकी वजह से ये मोर एफिशिएंट है दैन रूबीज को। समझ में आ गया आप लोग को? PP carboxylase can accept CO2 at very low atmospheric CO2 and water concentration। आप लोग को डिफरेंस क्या है रूबीज को एंड PP कार्बोक्सिलेज के अंदर? ये डिफरेंस आप मेंशन कर सकते हो जब आता है, क्योंकि ये लो CO2 कंसेंट्रेशन में भी काम करता है, लेकिन रूबीज को लो CO2 कंसेंट्रेशन में ऑक्सीजन को ज़्यादा चूज करता है दैन CO2। लेकिन PP कार्बोक्सिलेज के पास ऐसा कुछ नहीं है खासियत। वो वो वन वुमेन जो वन मैन आर्मी है वो ओनली CO2 को ही किसी भी हालत पे CO2 को ही चॉइस करेगा। ठीक है, मेसोफिल सेल लाई जस्ट नेक्स्ट टू स्टोमाटा, हेंस फास्ट कार्बोक्सिलेशन अकर्स हियर। स्टोमाटा के आसपास ही मेसोफिल सेल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फास्ट जो रिएक्शन होता है वो मेसोफिल सेल में होता है दैन टू बंडल स्टिच सेल। ठीक है, एंजाइम भी PP कार्बोक्सिलेज इज एक्टिवेटेड बाय मैग्नीशियम प्लस प्लस एंड इनहिबिटेड बाय मैलेट और एस्परेट अक्युमुलेशन। PP कार्बोक्सिलेज जो होता है वो एक्टिवेट होता है Mg++ आयन से एंड इनहिबिटेड होता है मालेट और एस्परेट अक्युमुलेशन अगर हो गया तो PP कार्बोक्सिलेज बंद हो जाता है, मतलब इसका काम एक्टिवली वो नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेती हूँ, आगे जाकर हम डायग्राम देखेंगे। मैं एक रफ स्केच बना के बताती हूँ। यहाँ पे हो गया मेसोफिल सेल और ये हो गया मेसोफिल सेल, ये हो गया बंडल स्टिच सेल। तो हमने पढ़ा क्या, CO2 आके यहाँ पे H2 के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाया, और कार्बोनिक एसिड को PP कार्बोक्सिलेज यहाँ पे लगता है, PP कार्बोक्सिलेज, और ये मिलके हो गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिए जो कि मेसोफिल सेल में हो गया। फिर क्या होता है, इट देन फॉर्म्स अदर 4C कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड एंड और एस्पेरेटिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर यहाँ पे फॉर्म होता है मैलिक एसिड में या फिर एस्पेरेटिक एसिड।
डिपेंडिंग अपन किस तरह की रिएक्शन हो रही है, किस तरह की कंडीशन है, कौन से प्लांट में मैलिक एसिड होगी, कौन से प्लांट में एस्पर्टिक एसिड होगी, तो ये सब डिपेंड करता है। तो हम सोच के चलते हैं यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होगा मैलिक एसिड प्रोड्यूस होगा या फिर एस्पर्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये सब होता है मेसोफिल सेल में। और मेसोफिल सेल में होके ये यहाँ पे जो कनेक्शन चैनल है इस चैनल के अंदर आके ट्रांसफर हो जाती है बंडल सेल में, ठीक है, हो गया। The enzyme involved in the reaction is transaminase and malate dehydrogenase। यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट होती है याद रख सकते हैं मालिक एसिड के साथ मैलेट डिहाइड्रोजनेज या फिर एस्पर्टिक एसिड या यहाँ पे ट्रांसअमीनेज, ये दोनों एंजाइम के वजह से ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। देखिए ऑक्जेलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड, ये दोनों एंजाइम, ये एंजाइम लग सकती है या फिर ए एंजाइम लग सकती है, कोई भी एंजाइम लग सकती है। तो ये हो जाता है एस्पारेटेट और मैलेट जो कि है प्लस नहीं और ये दोनों 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, याद रखिए आप लोग। अब स्टार्ट होगा हमारा रियल काम जो कि है बंडल सिथ सेल में, ठीक है। इन बंडल सिथ सेल, ये बीएससी नहीं है, याद रखिए ये बंडल सिथ सेल है। दिस 4C कार्बन कंपाउंड ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2। यहाँ पे ये जो बंडल सिथ सेल में मालिक एसिड या फिर एस्पर्टिक एसिड होता है ये फर्दर आगे जाकर ये डिवाइड हो जाती है, यहाँ पे CO2 निकल जाती है, ठीक है। एंड एक 3C कंपाउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है जो कि एक मतलब 4C कंपाउंड है ना, 4C कंपाउंड से एक 3C कंपाउंड जो कि है पायरुवेट, ये प्रोडक्शन होती है और एक CO2 यहाँ से रिलीज हो जाती है जो कि हमने पढ़ा था ना बंडल सिथ सेल स्टोर हाउस ऑफ CO2। ये जो CO2 निकलता है ये गैसियस फॉर्म में है और यहाँ से तो गैस निकलने की कोई रास्ता ही नहीं है, इसी वजह से ये जो CO2 होता है ये यहाँ पे स्टोर हो जाती है, ठीक है। और ये जो 3C का कंपाउंड आगे चल के ये उसका काम करने लगती है और द पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आर मूव टू द क्लोरोप्लास्ट टू द ऑफ द मेसोफिल सेल्स वेरिन इन द प्रेजेंस ऑफ ATP इट इज फॉस्फोरेटेड। देखिए ये जो 3C कार्बन कंपाउंड है ये आगे जा सॉरी 3C कंपाउंड है ये आगे जाकर यहाँ पे विथ द प्रेजेंस ऑफ ATP ये AMP में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे पायरुवेट जो एक मॉलिक्यूल है पायरुवेट रीजनरेशन में फॉस्फोफिनोल पायरुवेट रीजनरेशन में ये हेल्प करता है। क्या हो गया, हाँ, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट रीजनरेशन में हेल्प करता है जो कि आगे जाकर ये C4 साइकिल को फिर से कैरी फॉरवर्ड करेगी, फिर से उसी तरह से C4 साइकिल चलेगी, ठीक है। ये पायरुवेट जो मॉलिक्यूल है वो ATP के साथ मिलके और एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल के साथ मिलके पायरुवेट फॉस्फोकाइनेज एंजाइम के साथ फॉस्फोफिनोल पायरुवेट जो कि है PEP रीजेनरेट करती है और एक AMP प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ATP से AMP बनने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP चाहिए होता है, ठीक है, और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलती है, तो ये साइकिल को आगे कैरी फॉरवर्ड करती है, ठीक है। ये 3C कंपाउंड। अब हमें ये सोचना है ये जो CO2 है ये CO2 का रोल क्या है, ये CO2 क्या करता है इसके अंदर आके। तो देखिए ये गलत मतलब ये बहुत ही ये हो गया है मतलब गंदा हो गया है, फिर से मैं क्लीन शीट में बता रही हूँ आपको, क्लीन एक बना के फ्रेश। यहाँ पे बंडल सी सेल है, ये जो CO2 रिलीज होती है इन द बंडल सी सेल ये एंटर कर जाती है C3 साइकिल में, ठीक है। ये जो CO2 होती है यहाँ पे बंडल सी सेल में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इसके अंदर रूबिस्को प्रेजेंट होती है, रूबिस्को जो कि है आरयूबीपी को मिला के जो रूबिस्को एंजाइम होती है ये आरयूबीपी को एक्सेप्ट करती मतलब CO2 को एक्सेप्ट जो करती है आरयूबीपी इस एंजाइम के साथ मिलके आगे C3 साइकिल को कैरी फॉरवर्ड करती है, ठीक है। यहाँ पे बंडल सिस सेल में PP कार्बोक्सिलेज नहीं होती, PP कार्बोक्सिलेज जो होती है वो मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होती है, बंडल सिस सेल में रूबिस्को प्रेजेंट होती है जो कि ये CO2 मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करती है विद द हेल्प ऑफ आरयूबीपी, ठीक है। इस एंजाइम के साथ मिलके C3 साइकिल चलता है यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पे कोई भी O2 यहाँ पे अंदर आने की कोई फैसिलिटी ही नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजनेशन प्रोसेस नहीं हो पाती। इसके अंदर जो रूबिस्को होती है बंडल से सेल में C4 प्लांट्स में यहाँ पे ओनली CO2 अवेलेबल होती है जिसकी वजह से रूबिस्को को ओनली कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करनी पड़ती है, ठीक है।
Thus, the basis pathway that results in the formation of the sugars, the Kelvin pathway is common to the C3 and C4 cycle. आप इसको देख कर ये पता लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि C3 साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो कि हर एक प्लांट में प्रेजेंट होती है, हर एक प्लांट में अकर होती है, वो C3 प्लांट हो या फिर C4 प्लांट हो। ये मैंडेटरी है, C3 साइकिल हर एक प्लांट में होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चले जानते। देखिए, जो भी मैंने आपको बताया इसे एक समरी फॉर्म में और एक बार बता रही हूँ। एटमॉस्फेरिक CO2 ये वाटर के साथ मिलके बन गया SCO3, कार्बोनिक एसिड की आनायन फॉर्म है माइनस। यहाँ पे फॉस्फोपिनल पाइरुवेट जो होती है, फॉस्फोपिनल पाइरुवेट PP कार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ मिलके ये दोनों फिक्सेशन होके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो C4 एसिड बनती है, C4 कार्बन बनती है, वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर ये ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब ये ब्रेक डाउन होती है ओके। यहाँ पे जो बनती है ये होता है C4 एसिड, जिसको बोला जाता है मालेट या फिर एस्पार्टेट। ठीक है, ये इस चैनल के माध्यम से बंडल सिक्स सेल में एंटर कर लेती है। उसके बाद ये फिर से डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है, डी कार्बोक्सिलेशन होके एक C3 कंपाउंड बन जाती है, जिसको बोला जाता है पाइरुवेट, और यहाँ पे CO2 निकल जाती है। CO2 निकल के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये जो C3 साइकिल है ये फिर से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से यहाँ पे जो पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट है ना C3 कंपाउंड, ये आगे जाकर यहाँ पे PP कार्बोक्सिलेज रीजेनरेशन करती है PP को, फॉस्फोपिनल पाइरुवेट। यहाँ पे एक ATP AMP से कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो PP कार्बोक्सिलेज के साथ मिलके फिर इस तरह से साइकिल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इस तरह से साइकिल चलता है। यहाँ पे जो CO2 मॉलिक्यूल निकला, ये थोड़ी देर के बाद जो स्टोर हुआ था ये मिल जाता है C3 साइकिल के साथ। यहाँ पे रूबिस को प्रेजेंट होती है और ये रूबिस को इमीडिएटली CO2 को एक्सेप्ट कर लेता है, करके यहाँ पे C3 साइकिल केल्विन साइकिल फिक्सेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे शुगर और कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन होती है और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। आप लोग अगर बेसिक को याद रख लोगे, मुझे लगता है ये साइकिल याद रखने में इतना डिफिकल्टी नहीं है। एक बार आप समझ लिए किस तरह से मैकेनिज्म काम करता है, आपको बहुत अच्छी तरह से हर मतलब हमेशा के लिए याद रह जाएगा। बायोएनर्जेटिक्स ऑफ सुपर प्लांट्स, बायोएनर्जेटिक्स मतलब कितना एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो देखिए, यहाँ पे हो गया मेजोफिल सेल, यहाँ पे हो गया बंडल सिक्स सेल। ठीक है, मेजोफिल सेल में हमारा सिर्फ यहाँ पे जो पाइरुवेट यहाँ पे ट्रांसफर होती है और पीपी बनती है, पीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ। यहाँ पे हमने पढ़ा था एक एटीपी से एएमपी बनती है, और जो एटीपी से एएमपी बनती है यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए होता है। 1 मिनट। एटीपी से जो एएमपी होती है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी लगती है, क्योंकि एटीपी से देखिए जब एटीपी होता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी लगता है, और एटीपी से अगर एएमपी होगा तो कितना मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी चाहिए होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ठीक है, तो इसी तरह मेजोफिल सेल में सिर्फ यहाँ पे ही हमें एक्स्ट्रा 2 एटीपी चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे जो केल्विन साइकिल होता है, यहाँ पे कितने एटीपी चाहिए होगा, हमने पढ़ा था 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी लगता है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एक्स्ट्रा लगता है मेजोफिल सेल में। तो टोटल कितना हो गया, 12 एटीपी लगा था, 12 एटीपी लगा था, सॉरी सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, और एक बार बता रही हूँ। हमारा यहाँ पे 2 एटीपी लगा, तो एक जो C4 साइकिल होती है वो 6 साइकिल कंप्लीट होती है एक बार में। टोटल 6 साइकिल होती है हमें शुगर रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एक साइकिल में हमें एडिशनल 2 एटीपी लगा। टोटल केल्विन साइकिल में 18 एटीपी लग रहे थे, और इसमें एक साइकिल में 2 एक्स्ट्रा एटीपी लगा। ठीक है, तो कितना हुआ, 6 इंटू 2 12 एटीपी। समझ में आया आप लोगों को, एक साइकिल में हमारा केल्विन साइकिल में कितना एटीपी लगता है, टोटल हमने पढ़ा था केल्विन साइकिल में, C3 साइकिल में 18 एटीपी खर्च होते हैं। ठीक है, और इस साइकिल में एक साइकिल में 2 एटीपी लग रहे हैं,
तो ये साइकिल 6 बार कंप्लीट होती है। 6 बार में तो टोटल हो गया 12 एटीपी। तो टोटल कितने ओटीपी हो गए? 18 एटीपी प्लस 12 एटीपी, टोटल मिलाकर 13 एटीपी यहाँ पे लगती है। लेकिन ये जो NADPH, लेकिन यहाँ पे कुछ NADPH वगैरह इस तरह की कुछ मेंशन नहीं है, इसीलिए ये सब तो खर्च नहीं होते, जो होता है एटीपी होता है। इसी वजह से यहाँ पे 6 CO2 मॉलिक्यूल प्लस 30 एटीपी और 12 NADPH 12H प्लस ये सब यूटिलाइज होते हैं। और 12 H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल भी 12 होती है। इसके साथ हमारा जो रिएक्शन होती है, एक एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनने के लिए इतना सब कुछ चाहिए होता है। देखिए कितने सारा एटीपी यूज होती है, 30 एटीपी एंड 12 NADP। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों की मदद के लिए मैंने कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे मेंशन किया है। कई बार क्वेश्चंस में शॉर्ट आंसर आंसर टाइप जो होता है, क्वेश्चंस होता है 5 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए, इस तरह की क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस लिखने के लिए पूछ लेते हैं C3 साइकिल या फिर C4 साइकिल के बारे में, या फिर C3 प्लांट C4 प्लांट के बारे में लिखने के लिए आ जाता है। तो आप लोगों की मदद के लिए मैं थोड़ा कुछ 10 पॉइंट्स जो है C3 साइकिल के बारे में यहाँ पे मेंशन किए हूँ। देखिए, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज RUBP जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। C4 साइकिल में PP है जो कि एक 3C कंपाउंड है। ठीक है, CO2 एक्सेप्टर। C3 साइकिल के बारे में आप लोग को अगर जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जहाँ पे वहाँ जाकर वहाँ पे देखिएगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, C4 साइकिल देखने से पहले C3 साइकिल को देख लीजिए। अगर C3 साइकिल आप नहीं पढ़े होंगे तो C4 साइकिल आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए पहले उसे देखिए, उसको कंसेप्ट क्लियर होइए, इसके बाद C4 साइकिल में आइए। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट ये है, फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसका है PGA और इसका फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड, क्योंकि इसमें ओनली मेजोफिल सेल की काम आती है। यहाँ पे 2 मेजोफिल सेल बॉन्डल सेल की काम आती है, इसलिए 2 तरह की क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे काम करती है। यहाँ पे वाटर रेस्पिरेशन होती है क्योंकि रूबिस्को प्रेजेंट होती है और रूबिस्को की काम है डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन। यहाँ पे वाटर रेस्पिरेशन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमल टेम्परेचर लाइज बिटवीन 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या ये 30 to 45 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जेरी कंडीशन में भी काम कर सकता है। फिर टोटल यहाँ पे 18 एटीपी 12 NADPH 12 H प्लस मॉलिक्यूल लगते हैं, लेकिन यहाँ पे 30 एटीपी, बाकी सब सेम है। फिर फोटोसिंथेटिकली ये लेस एफिशिएंट है, हमने पढ़ा था क्यों लेस एफिशिएंट है, और PP कार्बोक्सिलेज क्यों मोर एफिशिएंट है, ये भी पढ़ा था। हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 रिक्वायर्ड इसमें फोटोसिंथेसिस होने के लिए, डार्क रिएक्शन होने के लिए। यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होने पर भी चलेगा, काम चलता है। फिर सिंगल फिक्सेशन बाय रूबिस्को इन मेसोफिल सेल, डबल फिक्सेशन ऑफ CO कर्स, एक होता है मेसोफिल सेल में जो कि PP कार्बोक्सिलेज के साथ बनती है, और एक अनदर रूबिस्को होती है जो कि बंडल सी सेल में होता है। तो डबल फिक्सेशन ऑफ कार्बन हो गया, डी कार्बो मतलब जो डी कार्बोक्सिलेशन होती है ये दोनों तरह से होता है। ठीक है, फिर इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्ट्रेस इन, यहाँ पे वाटर स्ट्रेस अगर हो गया तो C3 साइकिल थोड़ा हैम्पर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये उसी चीज के लिए बनी होती है। मैंने C3 साइकिल के बारे में बता दिया। अब C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में अगर डिफरेंस पूछा गया तो आप क्या क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, C3 साइकिल और साइकिल के बारे में कुछ पॉइंट्स याद मेंशन कर सकते हो। इसके साथ प्लांट्स की लीफ एनाटोमी, प्लांट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि देखिए, C3 प्लांट में C3 साइकिल होती है, C4 प्लांट में ये C4 पाथवे को कैरी फॉरवर्ड करता है, इसके अंदर आ जाता है C4 साइकिल एंड C3 साइकिल। फिर ये कूल सीजन प्लांट से, ये वार्म सीजन प्लांट से। फिर इसका फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 कंपाउंड, इसका 4C कंपाउंड। फिर ये 95% टोटल ग्रीन प्लांट्स और यार C3 प्लांट्स, ओनली 5% प्रेजेंट होते हैं जो C4 प्लांट्स होते हैं। फिर इसमें क्रांच एनाटोमी दिखता है, इसमें नहीं दिखता। फिर इसका बंडल सी सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेंट नहीं करता, इसका करता है। फिर ये कुछ पॉइंट्स जो कि ये C4 साइकिल्स जब के डिफरेंस मैंने मेंशन किया था तब कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड हो गए थे, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। फिर फोटो रेस्पिरेशन रेट यहाँ पे बहुत हाई है, लेकिन यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन तो एब्सेंट है। फिर CO2 फिक्सेशन यहाँ पे स्लो होती है, यहाँ पे फास्ट होती है। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन द मेसोफिल सेल C3 साइकिल में, यहाँ पे डार्क रिएक्शन C4 मेसोफिल में होता है, बंडल सेल में भी होता है। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि वेट, ओट्स, राइस, सनफ्लावर, कटन, ये सब C3 प्लांट है। मेथ, शुगर केन, अमरंथस, ये सब C4 प्लांट है।
C3 plants exhibit only granule type of chloroplast। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होती है ये ओनली ग्रैनल टाइप होती है, लेकिन C4 प्लांट्स में दो तरह से प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्रैनल हो गया एंड अग्रैनल, दोनों तरह की क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, 15 पॉइंट्स देखिए यहाँ पे आ गया, आप कुछ भी याद रख सकते हो। मिनिमम तो मिनिमम आपको 5 to 7 पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो कुछ भी आप याद करके, मुझे लगता है ये जितने सारे पॉइंट्स हैं सब कुछ याद रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। एक बार आपको बेसिक कंसेप्ट याद रह गया तो सब कुछ पॉइंट्स याद भी रह जाएंगे। तो एग्जाम में कुछ छोड़िएगा मत, जो भी आता है बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके जाइए और सब कुछ लिख कर आइए। ठीक है, तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स एंड आज के लिए इतना ही। एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।